देखिए, ये सरकार बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है। खासकर जो अभी पिछले साल ट्रांसफॉर्मेटिव जीएसटी रिफॉर्म आए, वो एक बहुत बड़ा कदम था सरकार का। और मैं समझता हूँ श्रीमती निर्मला सीतारामन एक बहुत ही सुलझी हुई वित्त मंत्री हैं, और उनके हर बजट में कोई ना कोई चीज़ इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और सोशल सेक्टर के लिए अच्छा होता है। उन्होंने कई सारी चीज़ें, पर्सनल टैक्स में भी लोगों को रियायतें दी हैं, जिससे कि आम आदमी के ऊपर कम से कम बर्डन पड़े, प्लस उसके हाथ में टैक्स फ्री इनकम जिसको वो स्पेंड कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो मेरी ये आशा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में दो चीज़ें मैं समझता हूँ जो ज़रूरी हैं, वो होनी चाहिए। एक तो क्या है, हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमईज़ हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोत्साहन स्कीम्स और सुझाव आए हैं, जैसे इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम है, कोलेटरल फ्री लोन है टू एमएसएमईज़। और एमएसएमई की परिभाषा भी बदली है, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री अभी नई शामिल हो गई हैं। तो उनके लिए जो कदम उठाए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एमएसएमई एक वैल्यू एडिशन करते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री, जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, दे आल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड इन द सेंस they are not demanding any additional duties or anything, but whatever is the current structure of duties, custom duties which is there, because India still has the lowest applied rate. हम लोग अपने WTO बाउंड रेट से बहुत नीचे हैं, अभी भी हम कोई अपने बाउंड रेट से ऊपर नहीं गए हैं। तो बाउंड रेट से नीचे हैं, और उसमें क्या होता है, जब हम बाउंड रेट से नीचे हैं और आज हमारे जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं जो बेसिक रॉ मटेरियल्स में हैं, वो इन लाइन विद चाइना, इन लाइन विद आसियन कंट्रीज़ एंड इन लाइन विद यूरोपियन कंट्रीज़, उन सबके समांतर हैं। और हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, खासकर पिछले 11-12 सालों में, जब से हमारे ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म करे हैं। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे रिफॉर्म जो हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारामन जी की देन है। तो आज हमें हिंदुस्तान में ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी रोज़गार क्रिएट होने करना। दूसरा, जो हमारे काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान। आज हमारे किसान हर राज्य में अलग अलग तरीके से, अलग अलग कानूनों से वो जो है मतलब अपनी अपनी समस्याएं का सुलझाव करते हैं। कई मुख्यमंत्री हैं जो बहुत प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बहुत सारी स्कीम जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो हमारे किसानों के लिए ज़रूरी हैं। और एमएसपी का समय के साथ साथ उसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान देश में क्या होता है, और हमारी आज भी 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने बहुत काम किया है, उसकी फंडिंग बहुत अच्छी करी है, उसमें और बहुत सुधार की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन, आज कोई एक गांव, कोई एक ज़िला, कोई एक राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं आती हो। ये एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। एलपीजी कनेक्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके, और उसके लिए जितना भी टैक्स कम हो सके। हालांकि जीएसटी रिफॉर्म में बहुत सारे हमारे कंज्यूमेबल गुड्स पे टैक्स किया हुआ है, टैक्स कम किया है, और वो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे सारे उद्योग जगत को, उपभोक्ताओं को फ़ायदा हुआ है। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड, and in the larger interest of the country, it is very important that the disposable income in the hand of people, it increases. देखिए, दो चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें। हमको एक संतुलन बनाना पड़ता है अपने
जो फंड मैनेजमेंट है, मैं एक दो बार मेरी निर्मला सीतारमण जी से यात्रा करते हुए, हवाई यात्रा करते हुए या दिल्ली में किसी न किसी फोरम में मुलाकात हुई है। आज सबसे बड़ी समस्या एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। आप जितना पैसा खर्च करते हैं, आपके पास उतना रिसोर्सेज भी होने चाहिए उसको खर्च करने के लिए। लेकिन आप जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, और सबसे बड़ी जो उनकी समस्या होती है, अच्छे बीज, इसका लिए एक सुधार बहुत ज़रूरी है, अच्छे बीजों की अवेलेबिलिटी। दूसरा, हमारी जो खेती की यील्ड है, पर एकड़ यील्ड, वो आज भी बहुत सारे देशों के हिसाब से कम है। वो शायद इरिगेशन की वजह है या फर्टिलाइज़र की वजह है। उसके लिए जो है सरकार बहुत सब्सिडीज़ भी दे रही है, फर्टिलाइज़र में, सीड्स में सब्सिडीज़ दे रही है। दूसरा, खेती के लिए इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा बहुत बहुत राज्यों में जो है किसानों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम दामों पे मुहैया कराई गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने बहुत कदम पिछले 10 सालों में उठाए हैं हमारे किसानों की ज़िंदगी को और उनके जीने के स्तर को ऊपर करने के लिए। और मैं ये कहूँगा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये विशेष इनका योगदान रहा है, खासकर कृषि क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों को उनकी ज़िंदगी में सुधार लाना। हमारे जितने ग्रामवासी हैं, क्योंकि एक किसान ही ग्राम में नहीं रहता है, गांव में बहुत सारे और लोग भी रहते हैं, छोटे व्यापारी रहते हैं, खुदरा व्यापारी रहते हैं। हमारे जगह जगह देखिए जन धन योजना है, हर जल हर नल हर जल, ये योजना है। उसके लिए बहुत सारे हमारे यहाँ डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, हर सरकार पैसा खर्च कर रही है। मेरे हिसाब से जो फंड्स एलोकेशन है फॉर द सोशल लिविंग ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया, this fund allocation should be increased by the finance minister in this budget. She should allocate more funds for social development, for schooling, और सबसे बड़ी आज समस्या स्किलिंग की। आज जितनी स्किलिंग हमारे यहाँ अच्छी होएगी, उतना अच्छा रोज़गार मिलेगा, उतने अच्छे हमारे जो हैं गांव डेवलप होंगे, उतने अच्छी हमारी आने वाली जनरेशन डेवलप होएगी। तो आज स्किलिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये स्किलिंग के लिए हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिए। इस बजट में ये प्रावधान होना चाहिए कि स्किलिंग के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्थान काम करता है, उसको पूर्णतया टैक्स फ्री एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए पहले क्या था, गुरुकुल होते थे, तो गुरु जो है ज्ञान देते थे। आज स्किलिंग भी एक ज्ञान है, और ज्ञान देने के लिए जितना प्रोत्साहन दे सके उसको उतना जो है, जैसे अगर मैं आज स्किलिंग के लिए 1 लाख रुपए खर्च करता हूँ अपनी पॉकेट से, तो 1 लाख मेरी वो जो खर्चा है वो मेरी इनकम से टैक्स फ्री होना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोग स्किलिंग के लिए पैसा खर्च करेंगे, इनकम टैक्स रिबेट मिलना चाहिए स्किलिंग के लिए। दूसरा, लो कॉस्ट हाउसिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत काम किया है मोदी जी ने, पक्के घर लोगों को दिए हैं, पक्के शौचालय बनवाए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन आज भी अगर आप हमारे यहाँ गाँव की दशा देखें कुछ राज्यों में, वो आज भी बहुत पैथेटिक है, दयनीय है। उसके लिए सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जब ही होएगा जब आप डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र करेंगे। जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र है इनटू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी, दिस स्कीम विच हैज़ बीन ब्रॉट बाय दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड। देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट इन मनरेगा। Now we have changed the name of Manrega, but it doesn't matter. Name changing doesn't matter. The objective of the scheme doesn't change. So there should be a larger fund allocation for the Manrega, so that the and direct benefit transfer DBT should be there, जिससे हर गांव के आदमी को, हर राज्य के व्यक्ति को उसके अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ इस बजट में, आने वाले बजट में इसका प्रावधान जरूर होएगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए सोशल स्पेंडिंग बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए जो पर्सनल टैक्स है उसमें कुछ रियायतें मिलेंगी। जी,
हेल्थ सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे का आज भी हेल्थ सेक्टर में जो बहुत उच्च दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आज भी महंगी हैं। उसके लिए बिल्कुल जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर द ड्रग्स, फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स विच इज़ देयर ऑलरेडी, बट ऑन मोर एंड मोर ड्रग्स देयर शुड बी दिस थिंग। आज आप देखिए हमारे यहाँ 70% लोग डायबिटीज़ से और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। सरकार ने उसके लिए जो है सस्ती दवाइयों का प्रावधान किया है, बट देयर शुड बी ए प्राइस फिक्सेशन ऑन द डायबिटीज़। इन ड्रग्स के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए प्राइस, रादर दिस शुड बी सोल्ड। बिकॉज आज क्या है, जितनी विदेशी दवाइयाँ कंपनियां हैं वो एक जो बेसिक सॉल्ट होता है वो अगर 10 रुपये का है वो 100 रुपये का बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वो पेटेंट है। तो सरकार को, जैसे सरकार ने स्टेंट का किया, जो हृदय में स्टेंट पड़ता है, आर्टरीज को ब्लॉक जब हो जाती हैं तो उसकी एक प्राइस नियत करी है। इसी तरीके से जो ये डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है, ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये जो दवाइयाँ हैं बहुत ज़रूरी हैं, ये दो चीज़ें, इनकी जो है दवाओं की कीमत वित्त मंत्री को नियंत्रित करनी चाहिए। और उसके लिए मेरा सुझाव यही है कि सॉल्ट के हिसाब से, दवाई के हिसाब से उसका जो है प्राइस फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं तो ये समझ रहा हूँ पिछले 2 सालों से जो बजट आ रहे हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री का पूरा ये उद्देश्य रहा है बजट में लाने के लिए। और एक चीज़ आप और समझिए, देखिए आम आदमी की ज़िंदगी अच्छी कैसे होती है, जब उसकी व्यावसायिक आमदनी या उसका जो भी व्यवसाय में वो लगा हुआ है उसकी आमदनी बढ़ती है। उसकी आमदनी बढ़ने के लिए हमारे को विस्तृत इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में आप देखिए, पहले लोग ये बोलते थे अगर चाइना से हम बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ काम इंडस्ट्री नहीं चलेगी, टॉय इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अब आप टॉय इंडस्ट्री का एक उदाहरण देख लीजिए, आज चाइना से टॉय नहीं आते हैं, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। तो आपको एक चाइना एक सरप्लस इकॉनमी है, वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और सरकार की वहाँ पर बहुत सारी उनको प्रांतों की, राज्यों की, स्टेट की, सेंट्रल सब्सिडीज़ मिलती है, बिकॉज चाइना इज़ वेपनाइजिंग देयर सब्सिडीज़। तो हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है उनको प्रोटेक्ट करना है। हम नहीं कहता ना, इंडस्ट्री ये कहती है कि आप ड्यूटी बढ़ाइए, आप कस्टम ड्यूटी बिल्कुल मत बढ़ाइए, लेकिन जिस लेवल पे आज हैं, क्योंकि हम आज बहुत ही निम्न स्तर के कस्टम ड्यूटीज़ के जो आयात शुल्क हैं हमारे, वो आज बहुत ही निम्न स्तर पे हैं, हमारे बाउंड रेट से बहुत नीचे हैं। तो उससे नीचे नहीं लाना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी सरकार है वो उसको हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बड़ी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होएगा, तो हमारी जितनी भी MSME है जो वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें उसको आगे इस्तेमाल करते हैं, उनका फ़ायदा होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार सेवाएं हमारे को दे रही है उसमें हर आदमी उसका इस्तेमाल करता है। तो मेरे हिसाब से तो टैक्स हर आदमी को देना चाहिए और आप उसको, हर आदमी को प्रेरित करेंगे टैक्स देने के लिए अगर आपका टैक्स रेट कम होएगा। तो मेरे हिसाब से सरकार को टैक्स के, इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो कम करने चाहिए। जैसे आप, हमारे यहाँ बहुत थोड़े लोग हैं जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर है। आप जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ऊपर है आप उन पर ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन जो 1 करोड़ से नीचे वाली आमदनी के लोग हैं उन पर सरकार को न्यूनतम टैक्स, आज हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो 25 लाख की आय के ब्रैकेट में है, उस 25 लाख के उस पर न्यूनतम टैक्स होना चाहिए। हर आदमी को आप टैक्स की उसमें लाइए। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान, आज एक सड़क बन रही है, आज एक रेल चल रही है, आज एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसको हर आदमी इस्तेमाल करता है। उसको वो भी इस्तेमाल करता है जो 5,000 रुपया या 10,000 रुपया महीना कमाता है।
तो टैक्स हर एक को देना चाहिए, क्योंकि सुविधाएं जब ही उपलब्ध होंगी जब सरकार के पास पैसा आएगा। तो सरकार के भी हाथ मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को टैक्स देना चाहिए, लेकिन उस टैक्स के लिए जो टैक्स रेट है, स्लैब है, वो कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग जो हैं टैक्स की चोरी करें या वो करें। आप ये देखिए, पहले से 10 सालों में हमारे जो टैक्स पेयर हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, एंड थैंक्स टू दी फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने समय समय पे बहुत रिफॉर्म लाए हैं। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ी सी जो हमारी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं आम आदमी की, उन पे थोड़ा सा आम आदमी पर प्रेशर है। तो उसके लिए हमारे को थोड़ा सा टैक्स रेट में कम आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स की उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे वो हर आदमी हमारे यहाँ टैक्स भरे, चाहे थोड़ा भरे। तो आपके स्लैब कम होंगे। आप 5 लाख 10 लाख, आजकल देखिए 5 लाख 10 लाख नहीं, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा 25 से 30 लाख कि जिसमें आप न्यूनतम रखें 5 से 10%। अगर आप 50 लाख तक 10% टैक्स करते हैं, आपके टैक्स पेयर 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 50 लाख से 1 करोड़ में आप 25% टैक्स लगाइए। 1 करोड़ से ऊपर आप 35% लगा दीजिए, क्योंकि उनकी संख्या भी कम है। और जो 1 करोड़ कमाता है वो 35 लाख दे सकता है, उसके बाद फिर भी 65 लाख बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो एग्जम्पशंस हैं, टैक्स एग्जम्पशंस ख़त्म कर देनी चाहिए। देयर शुड बी नो टैक्स एग्जम्पशन, देयर शुड बी ए लोअर इनकम टैक्स विच शुड बी अप्लाइड टू ऑल सिटीजन्स अक्रॉस द बॉर्डर। देखिए, उसका एक मैसेज देने का तरीका है। मैं ये समझता हूँ कि आज सवाल ये 12 लाख वाला नहीं है। आप बेशक इसको वापस करके 5 लाख कर दीजिए, लेकिन अगर उस पर टैक्स 5% कर देंगे तो वो 5 लाख वाला भी टैक्स देगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति टैक्स दे। हर व्यक्ति जो है, एवरीवन शुड बी इन द टैक्स ब्रैकेट। सरकार को फ़ायदा है, हमको फ़ायदा है। जितने सरकार उतने हमारे लिए ही फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो हर एक पे टैक्स हो, लेकिन टैक्स के जो स्लैब है वो कम होने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो इनकम टैक्स देने के लिए। बहुत जीएसटी रिफॉर्म जो किया है, आज आप देखिए हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सब पे 5% जीएसटी है। और वो एक बहुत बड़ा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक टेक्सटाइल पे। पहले क्या था, टेक्सटाइल के रॉ मटेरियल पे 18% टैक्स था, फाइबर पे 18% था, यान पे 12% था, कपड़े पे 5% था, फिर गारमेंट पे 5% था। अब सरकार ने जो एक यूनिफॉर्म 5% किया है, मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ इससे बड़ा रिफॉर्म नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मतलब मैं तो इसको बोलता हूँ इट्स ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, जिसने पूरे के पूरे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ज़रूरत क्या है इस सेक्टर को, क्योंकि टेक्सटाइल आज भी आपका जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और 5 से 10 करोड़ जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जिनको ये दिया जाता है। तो इस टेक्सटाइल के लिए इसके जो रॉ मटेरियल को हमको सुरक्षित करना चाहिए। कॉटन पे 10% कस्टम ड्यूटी है, वो रहनी चाहिए। मैन मेड फाइबर्स पे 5% है, वो रहनी चाहिए। अगर आप इससे कम करेंगे तो आपको यहाँ पर आयात के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। और आयात कोई भी कंट्री एक इंपोर्ट्स के बेसिस पे कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज प्रोग्रेस्ड व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन मटेरियल, एंड वी शुड नॉट अलाउ एनी थर्ड कंट्री टू डंप देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू दिस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज़। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और मैं इसका श्रेय देता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, और माननीय हमारे क्या कहते हैं व्यापार मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को। आज हम 20 साल से इस समझौते में, नेगोशिएशन में लगे हुए थे। इस पर बातचीत चल रही थी, बहुत मल्टीपल राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हैव टेकन प्लेस। ये एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली टेक्सटाइल, लेदर, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैनुअल काम होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रॉम द डे 1 इट विल बी ज़ीरो ड्यूटी। और 27 देशों के साथ ये समझौता हुआ है, और $20 ट्रिलियन की मार्केट है।
यूरोप। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है और मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल सही है कहना कि इट्स ए मदर ऑफ ऑल डील्स। इट्स ए मदर ऑफ ऑल डील्स is the correct name for this deal because you are not dealing with a one country. You are dealing with a block of 27 countries which have a market potential of $20 trillion, which is huge for India. And I don't think any other country has entered into such a big deal, trade deal. This has really, opened the door. मिस्टर मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हैज़ अनलॉक्ड द वर्ल्ड मार्केट, द यूरोपियन मार्केट ऑफ 27 कंट्रीज फॉर अस। इससे पहले हमारा भारत का ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ जिसमें हमें जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इस तरीके से ये समझौता हुआ। हमारे 7 इतने बड़े समझौते हुए हैं पिछले 10 सालों में जो पिछले 40 सालों में नहीं हुए। इन 10 सालों में जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ जिसमें हमारा ऑलरेडी जीरो ड्यूटी 1 जनवरी से शुरू हो गया। इंडिया एफ्टा हुआ, उसमें ऑलरेडी जीरो ड्यूटी पे है। इंडिया ओमान जीरो ड्यूटी पे है। इंडिया यूएई हुआ। अभी इंडिया जो है ये यूरोप हो गया। अभी हमारी बातचीत चल रही है यूएसए के साथ में भी और मैं उम्मीद करता हूँ एक अच्छी डील इंडिया की होएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम जो है बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे जो व्यापार मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल और श्री राजेश अग्रवाल जी जो हमारे ये जो है कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के लोग हैं ये सब। और भारत इनके हाथों में बिल्कुल सिक्योर्ड है। हमारा ट्रेड बिल्कुल सिक्योर्ड है और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी डील जिस तरीके से यूरोप की करी है इसी तरीके से यूएस की भी करेंगे। मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद है और पूरा व्यवसाय ये आशा करता है कि इस तरीके की डील जो है हम लोग को बहुत लंबे समय तक फ़ायदा करेगी। देखिए मैं समझता हूँ, आप ये देखिए आज जो है हमारा 10 से 12% का टैरिफ लगता है जब हमारी एक अपैरल जो एक वो समझिए बना हुआ कपड़ा, एक कमीज या एक कोई भी शर्ट ट्राउज़र लेडीज़ गारमेंट कोई भी जब एक्सपोर्ट होता है तो आज हमारा हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों से हम लोग 16-17 बिलियन डॉलर का हमारा अपैरल का एक्सपोर्ट है। इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब ये समझौते हुए हैं, अब यूरोप जो है 27 देशों का देश है। अगर वहाँ पे जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल जाएगा आपको और हमारे आप ये समझ लीजिए 5 बिलियन अपैरल अगर बढ़ गए वहाँ पर यूरोप में, जो मैं समझता हूँ हमारे ये जो है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसके बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के आदमी हैं श्री शक्तिवेल जो अध्यक्ष हैं इसके। अगर ये 5 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में तो आप ये देखिए 5 हो गया कि 5 बिलियन डॉलर का मतलब ये हो जाएगा कि कम से कम 4 बिलियन डॉलर का उसमें कपड़ा लग जाएगा। फिर उसमें 3 बिलियन डॉलर का धागा लगेगा, 3 बिलियन डॉलर का फाइबर लगेगा। तो एक ओवरऑल विकास होगा पूरी की पूरे इंडस्ट्री का। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आज विश्व में एक अमेरिका है। अमेरिका से हमारा कितना एक्सपोर्ट था, 60-70 बिलियन का, इससे ज़्यादा नहीं था। आज भी हमारा 25-26-27 बिलियन का होता है। हमारे जितना भारत के लिए अमेरिका महत्वपूर्ण है उतना अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है। आज हमारे यहाँ देशों में बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूएस की यहाँ पर व्यवसाय कर रही हैं। तो आज दोनों की ज़रूरत, ये जो जब भी कोई भी ये व्यवहार समझौता होता है ये एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। इसमें गिव एंड टेक दोनों होती हैं। ये इसमें मतलब आप ये समझिए कि हमारा फ़ायदा ऐसा नहीं है, फ़ायदा उनका भी है, तभी वो कर रहे हैं ना। अगर हमारे फ़ायदे के लिए तो नहीं करते, तो कभी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भी उतना ही फ़ायदा है जितना हमारा फ़ायदा है। तो मैं ये समझता हूँ इस ट्रेड डील से हमारे जो लघु उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उन सबको एक गति मिलेगी। वो सब एक जो है अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे और उनको इससे इस डील से बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए इसमें बार बार बोलता हूँ ये एक
इट्स ए डील, इट्स व्हाट यू कॉल इट, इज ए डील ऑफ ऑल डील्स, मदर डील। ये भी है, एक कारण ये भी है कि आज यूरोप को भी हिंदुस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि जो यूएस है वो उनको भी उतना ही, उनके लिए भी उतना ही खतरा पैदा कर सकता है जितना हमारे लिए कर सकता है। लेकिन हमारी एक सबसे बड़ी हिंदुस्तान की एक मजबूत वो है, क्या कहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ है कि वी आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री। क्या जरूरी, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, यू हैव टू बी लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज। और कंज्यूमिंग कंट्रीज के लिए क्या होता है, हर व्यक्ति उसके लिए उत्पाद जरूरी करता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है घरेलू उत्पाद हो, घरेलू उत्पाद तो बढ़ता ही है, विदेशों से भी जो उत्पाद आते हैं उनकी भी यहाँ पे कंजम्पशन होती है। तो हर एक के लिए हमारी एक इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक समझौता, एक आगे जो टैरिफ ट्रम्प ने लगाए हैं उसके लिए हमारे को एक ये ऑल्टरनेट मार्केट मिल गई है जिसका हम विस्तार करेंगे। और मुझे ये लगता है कि अमेरिका भी धीरे धीरे ये टैरिफ जो है कम करेगा, क्योंकि उनकी एक डिमांड थी कि हम हिंदुस्तान से, हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, उसको यूरोप में बेचते हैं, तो ये चीज़ें आजकल होल्ड नहीं करती हैं। और अल्टीमेटली टैरिफ का खाम जाना किसे भुगतना पड़ता है। आज सबसे, अगर मैं आज 50% टैरिफ लगा रहा हूँ या अमेरिका में 50% है, उसको टैरिफ वो दे कौन रहा है, वहाँ का उपभोक्ता दे रहा है, उनका कंज्यूमर दे रहा है, उसको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका में दे वर मूविंग टुवर्ड ट्रेड डेफिसिट। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अमेरिका इज़ वेरी क्लोज टू हैविंग ए ट्रेड डेफिसिट। नाउ टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, Trump has increased the tariffs. Now President Trump should understand one thing, that when you increase the tariff, ultimately this tariff is to be paid by the consumers in his country. So he is making the things expensive. अब उनको फिर उसको कंपनसेट करने के लिए he has to spend money. तो आप पहले कमाइए टैरिफ लगा के और फिर उसको उतना ही खर्च करिए। तो मेरे हिसाब से ये जो है टैरिफ लगाना किसी कंट्री के ऊपर, ये कोई सुझाव नहीं है। ये कोई मतलब किसी चीज़ को सुझाव से मेरा मतलब है किसी चीज़ को सुलझाना नहीं है, वो अपने ही देश के लिए एक समस्या पैदा करना है। तो मैं ये समझता हूँ इस डील के बाद में हमारी अमेरिका के साथ भी अच्छी डील होएगी। और ये हम और भारत और अमेरिका दोनों समझते हैं कि हमको एक उस पर आना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे जहाँ उन्हें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। और लेकिन हम जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक ही वो रहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हो, क्योंकि आज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है हम नहीं चाहते वो हमारे हिंदुस्तान में आए। अगर हम ये करना होता तो हम बहुत पहले ये समझौता हो जाता, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की जो रोज़गार है, जो कृषि प्रधान देश है हमारा, जो खेती है, हमारे काश्तकार हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, उनकी फसलों को नुकसान नहीं होना चाहिए अमेरिका से आयात होने का। क्योंकि अमेरिका में आज $1 बिलियन पर डे की वो सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो हमको कोई उनसे कम्पीट नहीं करना, हमको उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस नहीं चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्की नहीं चाहिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। हम जो है सक्षम है अपने यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए। तो खाली आज भी अगर ये इसमें कुछ डिले हो रहा है डील में, तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो किसान भाई बहन हैं, हमारे जो हमारा देश की ग्रामीण जनता है, शायद उनके भले के लिए इस अमेरिका के साथ समझौते को जितना बेहतर हो सके उस तरीके से फाइन ट्यून कर रहे हैं।